चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की है। इस दौरान सिंधिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका राज्यपाल से काफी पुराना संबंध है और उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मीडिया से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी उन्होंने चर्चा की। सिंधिया ने मध्य प्रदेश सरकार की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में बात करते हुए कहा कि यह समिट राज्य के विकास के लिए बहुत अहम है। बहुत दिनों से मेरी जिज्ञासा थी उनसे मिलने के लिए, चर्चा करने के लिए। अनेक विकास और प्रगति के मुद्दों पर हमने चर्चा की और उनसे बहुत ज्ञान प्राप्त भी हुआ। जो अभियान सिकल सेल एनीमिया और जो जनमन में भी स्वयं उनकी रुचि है और इस पर दूरसंचार मंत्रालय का जो योगदान है उस पर भी हमने चर्चा की। तो बहुत अच्छा एक चर्चा हुई, बहुत ज्ञान प्राप्त। सर, मोदी जी आ रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होने वाला है। प्रधानमंत्री जी की विशेष रुचि मध्य प्रदेश की विकास प्रगति में सदैव रही है। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को दी हैं। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट 45,000 करोड़ का, चंबल पार्वती काली सिंध सिंचाई की योजना 45,000 करोड़ की। दोनों योजनाएं मध्य प्रदेश के 8 से 10 जिलों को प्रभावित करेगी। केन बेतवा उत्तर प्रदेश के 5-6 योजनाओं को भी प्रभावित करेगी। और उसी तारतम्य में मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में जो इन्वेस्टर्स मीट मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, पहले रीजनल रोड शोज के आधार पर, उसके बाद देश के अनेक प्रमुख औद्योगिक केंद्र में मुख्यमंत्री जी ने रोड शो आयोजित किया है। उसके बाद तृतीय श्रेणी में विदेश में भी मध्य प्रदेश के लिए रोड शो किया है। तो बड़े तरीके से प्लानिंग करके ये अब मध्य प्रदेश के लिए इन्वेस्टर मीट आयोजित की जा रही है। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर है। शहर को सजाने के साथ साथ पर्यटन विभाग भी निवेशकों के स्वागत के लिए खास योजनाएं बना रहा है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन मिलेगा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों की पूरी चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समिट में मध्य प्रदेश के प्रमुख विजन को भी पेश किए जाएंगे, प्रमुख व्यंजन जो है वो पेश किए जाएंगे, जिससे अतिथि को शानदार अनुभव होगा। लोधी ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए कई सुधार किए गए हैं, जैसे सिंगल विंडो सुविधा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए लीज अवधि बढ़ाना। सरकार निवेशकों को एक नई पर्यटन नीति के तहत विशेष सुविधाएं जो हैं वो रही हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। भिंड कांग्रेस उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और उनके परिवार पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर को लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से ईओडब्ल्यू पर दबाव बनाकर इस तरह के झूठे अपराध विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए दर्ज करवाए जाते हैं। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने यह भी कहा कि जब वो विधायक बने थे तब भी उन पर 6 अपराध दर्ज करवाए गए थे। उप नेता प्रतिपक्ष ने यह भी बताया कि मामला 2004 का है। उन्होंने अपने पिता का जिक्र करते हुए कहा कि पिताजी ने व्यापम कांड को लेकर पूरी सरकार को घेरने का काम किया था। उसमें कई बीजेपी के नेता जेल गए और आगे भी भविष्य में जाएंगे। उस समय पिताजी नेता प्रतिपक्ष थे, तब 2015 में एक पीई भी पंजीबद्ध की गई थी, लेकिन पिताजी के स्वर्गवास होने के उपरांत सब एजेंसियों ने जांच रोक दी। लेकिन अब जैसे ही मैं उप नेता प्रतिपक्ष बना और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिया तो मैं अचानक से आरोपी बन गया। लेकिन इस पूरे मामले पर हेमंत कटारे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री कहा कि उनको इतना लिहाज तो करना चाहिए कि राजनीति आपस में ही रखे, घर की महिला और बच्चों के बीच में ना घसीटे। और विधायक हेमंत कटारे ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि मैं इस मामले को न्यायालय के पास लेकर जाऊंगा और मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि वे दोबारा इन आरोपों को झूठा सिद्ध करेगी। आखिर ईडब्ल्यूडी को इस मामले की याद 21 साल बाद क्यों आई? उपनेता प्रतिपक्ष बनने से पहले इस मामले में क्या हेमंत कटारे दोषी नहीं थे? ये एफआईआर पूरी
तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए एक साजिश के तहत की गई है। द्वारा मुझ पर और मेरे परिवार के ऊपर एक झूठा एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। मैं इसके लिए पहले तो विशेष रूप से बिल्कुल दिल से आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने ईओडब्ल्यू पर दबाव डाल करके अपना एक ब्लैकमेलिंग का ईओडब्ल्यू को टूल बना रखा है और इस प्रकार के झूठे अपराध पंजीबद्ध करवाते हैं विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। क्योंकि नए साल पे आपने ये मेरे को बिल्कुल नया उपहार दिया, और ऐसे ही जब मैं पहले विधायक बना था तब भी मेरे ऊपर 6 अपराध झूठे पंजीबद्ध हुए थे और बाद में एक एक करके न्यायालय ने उन सभी अपराधों को निरस्त भी कर दिया था, आरोपों को। ये 2004 का घटनाक्रम है जो मेरी जानकारी में है। शायद उन दिनों मैं कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट था और मुझे तो पता भी नहीं था ये सब क्या राजनीति और क्या चीजें हैं, पर ठीक है, राजनीति में आया हूं तो मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित होकर के इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है काफी देरी से मुख्यमंत्री जी जागे हैं। ये एफआईआर और 6-8 महीने पहले करते तो मुझे लगता है उपनेता बनते ही आपने विपक्ष की आवाज को दबाव दे करके दबाना शुरू कर दिया। मेरे स्वर्गीय पिताजी सत्यदेव कटारे जी जब नेता प्रतिपक्ष थे और व्यापम की उनने आवाज उठाई, पूरी सरकार को घेरा और आज तक व्यापम के मामले में कई भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल में गए और शायद बाद में फिर भी जाएंगे भविष्य में। उस समय पे एक झूठी पीई पंजीबद्ध करी 2015 में जब पिताजी नेता प्रतिपक्ष थे। उनके स्वर्गवास के बाद कोई एजेंसी ने, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। आज जैसे ही मैं उपनेता प्रतिपक्ष बनकर के आया और सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना जब शुरू क्या कर दिए मैंने, तो अचानक से मैं आरोपी बन गया। जब हम पद पे नहीं होते हैं तब हम लोग पाक साफ होते हैं मध्य प्रदेश की जनता के बीच में, और जैसे ही हम लोग पद पे आ जाते हैं वैसे ही हमारा पूरा परिवार को भ्रष्टाचारी और झूठी एफआईआर करना शुरू हो जाती है सरकार। तो ये कैसी राजनीति है? मैं तो पूछना चाहता हूं प्रदेश की जनता से और मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि आप खुद सोचिए, क्या ये उचित है कि मेरी विधवा मां आज 70 साल की उम्र में उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया? कितना नैतिक है? मुख्यमंत्री जी को कम से कम इतना लिहाज या इतनी मर्यादा तो रखनी चाहिए, इतनी शर्म तो उनके अंदर होनी चाहिए कि कम से कम राजनीति आपस में ही रखें। घर की महिलाओं बच्चों को तो नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपका सोचने का जो स्तर है, आपका कार्य करने का जो भी स्तर है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। मुझे न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है, मैं इसको न्यायालय में पहले की तरह लेके जाऊंगा। न्यायालय पुनः इन आरोपों को झूठा सिद्ध करेगी। कराहल जनपद के गडला ग्राम के सैकड़ों लोग पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हैं। आपको बताते चले कि 3 साल पहले जल जीवन मिशन योजना के तहत इस गांव में घर घर नल लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ दिया और पूरी बस्ती में पाइपलाइन नहीं बिछाई गई। जो नल लाइनें बिछाई भी गई, जिनमें से पानी तो नहीं आ रहा है लेकिन हवा जरूर आ रही है। ठेकेदार ने अधूरे काम के बाद पीएचई विभाग श्योपुर से पूरे भुगतान के लिए बोला है और इतना ही नहीं, ठेकेदार ने फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट के साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि भी नियमों के खिलाफ निकाल ली है। जबकि ग्राम पंचायत ने अभी तक योजना का हस्तांतरण नहीं किया है और इस बीच ठेकेदार ने नल स्टैंड भी नहीं बनाए और ना ही पानी घरों तक पहुंचाया है। पीएचई विभाग के एसडीओ और सब इंजीनियर मनीष भास्कर के मिली भगत से ये सब काम किया गया है। आपको ये भी बताते चले कि जल जीवन मिशन योजना की कुल लागत 28 लाख रुपए थी, जिसमें बड़े पैमाने पर गबन की बात सामने आई है। 1.5 साल पहले इस मुद्दे को साधना न्यूज चैनल ने उठाया था। तब तत्कालीन एसडीओ केएम गुप्ता ने सिर्फ एक नलकूप खनन और 2 सिंगल फेस मोटर देकर भ्रष्टाचार की लीपापोती कर दी थी। ग्राम गडला के लोग अब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। भाई साहब, लाखों रुपए तो खर्च कर दिए गए हैं आपके इस ग्राम गडला में। लाखों रुपए का पता भी नहीं है, ना जाने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ना तो टंकी है ना नाल है, कुछ नहीं है। तो भाई साहब, पाइपलाइन भी गाड़ दी है, नल लाइन भी लगा दी है इन लोगों ने आपके घरों के बाहर तक। पाइपलाइन गाड़ी है पर पानी नहीं पहुंच रहा है घर पे, कहीं गड़ी है कहीं नहीं गड़ी है। और नल लाइन भी पूरी घर घर बिछा दी इन लोगों ने? नहीं, आधे घर पे पहुंची है, आधे पर नहीं पहुंची। अच्छा, आधे पर नल लाइन पहुंची, आधे पर नहीं पहुंची है। तो भैया जी, जो ठेकेदार है, जिस ठेकेदार के द्वारा यह काम किया गया था, उससे तो भुगतान कर दिया गया है। तो हमें क्या पता, हम तो जानते भी नहीं है इतना। हमारे तो नल चाहिए, हमें तो नल चाहिए, हमारा पानी तो चाहिए पीने के लिए, नल चाहिए पानी। आपको पता नहीं है कि भुगतान हो गया उसका? कोई पता नहीं है जी। वैसे पानी की टंकी कहाँ पर बनाई है आपके गाँव में? टंकी बनी नहीं, जब नल नहीं है तो पानी की टंकी कहाँ से बनी है?
शिवपुरी जिले के पिछोर में पत्रकार सचिन राज भट्ट पर शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल मलहावनी में कवरेज के दौरान बच्चों से पूछे गए कुछ सामान्य सवालों के जवाब गलत आने के बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ये मामला फास्ट समाचार पर दिखाए जाने के स्कूल के प्रिंसिपल ने झूठी कहानी बनाकर पत्रकार पर पिछोर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। पत्रकार संघ ने आरोप लगाया था कि बिना सक्षम अधिकारी का जांच किए पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज करना उचित नहीं है। 31 जनवरी को झूठे तरीके से धारा 132, 151 और 351 और 332 के तहत यह मामला दर्ज कर लिया गया था और पोहरी पत्रकार संघ ने इस कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया को ज्ञापन सौंपा है और मामले की निष्पक्ष जांच कर पत्रकार को दोष मुक्त करने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उचित न्याय नहीं मिला तो जिले भर के पत्रकार शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। पिछोर में सचिन राज भट्ट पत्रकार के विरुद्ध जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है उसको लेके आप सभी के द्वारा एक ज्ञापन मुझे प्रस्तुत किया गया है। इसमें उनके ऊपर जो आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच कराए जाने की बात कही गई है। तो इसका जो चैनल है जहां तक इसको आवेदन को पहुंचना है वहां मैं पहुंचा दूंगा और आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि इसमें कोई जांच की आवश्यकता है तो संबंधित थाने में जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है वहां तक इस आवेदन को पहुँचाकर आगे की कार्रवाई करें। धार जिले के बाग थाने की डेहरी चौकी पुलिस विवाद पर कर रहे हैं लोगों को समझाने गई थी और इस दौरान पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया जिसमें चौकी प्रभारी घायल हो गए। घटना कुछी तहसील के एक इलाके की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश जारी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चेतक ब्रिज पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बताते चले कि डिवाइडर से कार टकराकर 2 पहिया वाहन को टक्कर मारते हुए पलट गई, जिसके बाद कार में बैठे कई लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया जहां घायलों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था जिस कारण ये हादसा हुआ। तो वहीं आजकल ये देखा जा रहा है कि यौन अपराधों से संबंधित मामलों में पीड़िता का नाम, फोटो या वीडियो बिना उसकी अनुमति के प्रकाशित या प्रसारित कर दिया जाता है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 72 के तहत एक गंभीर अपराध है और ऐसा कोई मामला सामने आता है और भविष्य में इस कानून का उल्लंघन होता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और इसलिए अगर किसी को ऐसा कोई वीडियो या समाचार मिलता है तो उसे तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करना चाहिए ताकि उचित कदम उठाया जा सके और पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सभी से अनुरोध है कि इस तरह के अपराधों को बढ़ावा ना दें और किसी भी जानकारी को सार्वजनिक करने से पहले उसकी संवेदनशीलता का सम्मान करें। देखने में आ रहा है कि यौन संबंधी अपराधों में पीड़िता का वीडियो, फोटो एवं उससे संबंधित समाचार मुद्रित या प्रकाशित कर दिया जाता है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 72 के तहत दंडनीय अपराध है। भविष्य में यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यदि इस तरह का कोई भी वीडियो या समाचार किसी को प्राप्त होता है तो तत्काल उसे पुलिस को सूचित किया जाए। भोपाल न्यायालय परिसर में एक मुस्लिम युवक के साथ हुई मारपीट को लेकर आज भोपाल कोर्ट के वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को शिकायत दी है। वकीलों ने कहा कि न्यायालय परिसर में हिंदू संगठन के लोगों द्वारा धर्मांतरण के नाम पर इस युवक की पिटाई की गई, जो न्यायालय की मर्यादा का उल्लंघन है। वकीलों ने यह भी बताया कि न्यायालय सभी धर्मों और लोगों के न्याय का मंदिर है और यहाँ आने वाले लोग खुद को सुरक्षित समझते हैं। अगर ऐसी घटनाएं न्यायालय परिसर में होती है तो लोगों का न्यायालय व्यवस्था पर विश्वास कमजोर हो सकता है। 7 तारीख को दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में घटना घटित हुई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के न्यायालय के अंदर। और ये घटना जब घटित होती है तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पूरे जितने भी न्यायालय हैं और आम जनता इसका वीडियो वायरल हो जाता है, मैसेज चलने लगते हैं
जिससे आम जन के अंदर एक कोर्ट परिसर को लेकर एक चिंता का विषय बन गया कि कोर्ट परिसर के अंदर जो न्याय है, जो एक आदमी न्याय की उम्मीद से जाता है, उससे न्याय न मिलते हुए वहाँ से बाहरी असामाजिक तत्वों द्वारा उनको मारा जाता है, उनको घटना को अंजाम दिया जाता है, और जिससे कोर्ट के अंदर कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुँची है। इस सारी चीज़ों को लेके आज ज्ञापन दिया है सर को कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर ये घटना हुई है, अगर आज नहीं रोका गया तो कल ये हो सकता है कि आगे बड़ा रूप धारण कर सकती है। जैसे कि कल आपने देखा होगा एक घटना और घटित हुई है किसी न्यायालय के अंदर, तो इस तरीके से ये बढ़ती चली जाएगी। अगर आज नहीं रोका गया तो ये आगे बड़ा एक विकराल रूप रह सकती है। इसको लेके आज सर को ज्ञापन दिया है कि न्यायालय के अंदर व्यवस्थाओं को लेकर और प्रोटेक्शन को लेकर, ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। देखिए, न्यायालय परिसर में जो मारपीट की घटना हुई, मॉब लिंचिंग हुई, ये बहुत गंभीर विषय है और इस विषय को लेकर सारे अधिवक्ता चिंतित हैं कि न्यायालय परिसर में इस तरह से बाहरी व्यक्ति आकर कोई घटना कारित करके चले जाएं, तो ये बहुत गंभीर विषय की बात है, बहुत बुरी बात है। और इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है और माननीय न्यायाधीशगण ने हमें आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी ऐसे तत्वों के विरुद्ध, ताकि आइंदा ऐसी कोई कार्रवाई किसी के द्वारा नहीं की जा सके। आजकल की स्थिति ये बनी हुई है कि जो धार्मिक जो इस समय पे जो चल रहा है अपने देश में, किसी भी स्टेट या किसी भी राज्य में देखें तो धार्मिक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है अंदरूनी तौर पे जो है घटनाएं घटित हो रही हैं। संभवतः कभी ऐसा होता है कि उसी धार्मिक रूप में से यहाँ आते भी हैं जिसमें जिला न्यायालय है, और जिला न्यायालय में आने के बाद संभवतः ये होता है कि वकील लोग अपना अपना पक्ष और अपना समर्थन करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा संभवतः हो जाता है कि वकील हो या जज साहब हो, अगर ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं तो कुछ ऐसे भी मानसिक तौर पे क्षुब्ध लोग होते हैं जो कि घटना कारित कर सकते हैं, और संभवतः उस घटना से काफ़ी क्षति भी संभावना हो सकती है। अपने यहाँ जो गेट है जिला सत्र न्यायालय का, वो 7 गेट है, और 7 गेटों की स्थिति में ये होता है कि मेन गेट पे तो पुलिस चौकी बनी हुई है और साथ में जो है पुलिस भी बैठती है 5-6, लेकिन उन पुलिस वालों के पास ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि मौके वारदात पे वो कंट्रोल कर सके। शिवपुरी जिले के पोहरी कस्बे में रहने वाले एक युवक ने कल अपनी ही पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते उस पर धारदार हथियार से उसके गुप्त अंगों और आंखों और शरीर में कई बार वार किए, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी पति को पीपरघार की पुलिया से गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। थाने में शाम को करीब 5 बजे एक महिला को गंभीर रूप से घायल स्थिति में पुलिस ने पाया था, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसकी महिला के बयान के आधार पर ही FIR 307 धारा 109 BNS में पंजीबद्ध की गई थी। उसमें SP सर द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। प्रारंभिक विवेचना की बात निकल के आई थी कि इसका जो पति है छोटू खान, जिसको पुलिस अभी लेके आई है, ये इसने अपनी पत्नी की चरित्र को संदेह को लेकर गंभीर रूप से धारदार हथियार से इसके आंखों पर और शरीर पर जगह जगह इस पर वार किए थे। गंभीर रूप से महिला इसी अस्पताल में भर्ती है और कल उसके उपचार की व्यवस्था हो रही है। अभी सुबह सूचना मिली थी कि थाना प्रभारी पोहरी को और टीम को सूचना मिली थी, घेराबंदी प्लान बनाया गया था कि ये व्यक्ति पीपरघार क्षेत्र में देखा गया है, तो पुलिस उस सूचना पर से पुलिस रवाना हुई थी और वहाँ इसको घेराबंदी करने के उद्देश्य से पकड़ा गया, लेकिन ये पुलिस को देख के भागा। तो वहाँ पीपरघार की जो पुलिया है वहाँ पर कूदने से इसको शरीर पर चोटें आई हैं, उसको अस्पताल में लेकर आए हैं, जो पोहरी अस्पताल से रेफर होकर यहाँ आए। सर, आरोपी से सर पूछताछ में सर उसने क्या बताया सर? उसको पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति के से इसकी पत्नी के संबंधों को लेकर संदेह था और उस संदेह के आधार पर ये पत्नी के संग कल मारपीट किया था और उसने इसके साथ साथ कल एक पोहरी कस्बे में एक दुकान है, वहाँ भी इसने तोड़फोड़ की थी, तो उसका एक पृथक से अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसकी विवेचना पृथक से हो रही है। जिस वेपन से इसने वार किया वो मिल गया? वो वेपन मिल गया, पुलिस को हथियार है, धारदार हथियार है जो उसके घर का है, वो पुलिस ने रिकवर किया है। इसी के पास से मिला। इसके खिलाफ सर पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह? अभी इसका पोहरी थाने में रिकॉर्ड तो नहीं मिला है, लेकिन अन्य कोई थानों में अपराध है इसकी जो सर बताया गया है इसकी पत्नी भी पहले मायके में रह रही थी, जो 2 दिन पहले ही आई थी। पहले क्या विवाद था सर? नहीं, अभी पत्नी उपचाररत है, सीरियस है, उसके अपन ने भी उसके बयान पूरे बयान नहीं लिए हैं, उसके बयान के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी।
मडियादो कस्बे के कटरा मोहल्ले की ओर से जाने वाली छोटी सैर का निर्माण विधायक निधि से RES द्वारा किया जा रहा है और इसमें ग्राम पंचायत शिवपुर के राजस्व क्षेत्र में बने तालाब से अवैध रूप से सैकड़ों ट्रोली मुरम का उत्खनन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक छोटी शहर में बारिश से बचने के लिए लाल मुहर्रम बिछाई जा रही है और इस काम के लिए 2 दर्जन ट्रैक्टर और एक JCB मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि इस अवैध मुहर्रम के परिवहन पर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की नज़र नहीं पड़ रही है। जहां दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस थाना और उप तहसील भवन के पास से गुजर रहे हैं। क्षेत्र में कथित ठेकेदारों द्वारा अवैध सामग्री का इस्तेमाल करके फर्जी बिल बनाए जाते हैं, जिससे शासन को लाखों का नुकसान हो रहा है, जबकि ठेकेदारों को फायदा हो रहा है। और नायब तहसीलदार शिवराम चढ़ार ने इस मामले पर कहा है कि उन्होंने पटवारी को भेजकर खनन बंद करवा दिया है, लेकिन तालाब से मुरम की खुदाई और परिवहन अभी भी बेखौफ जारी है। उज्जैन में महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नया प्रवेश द्वार जो है वो तैयार कर लिया गया है। गणेश नगर हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने इस ब्रिज की शुरुआत होने जा रही है। उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी ने 25 करोड़ रुपए की लागत से ये ब्रिज तैयार किया है। ये ब्रिज और महाकालेश्वर मंदिर के पीछे रुद्र सागर के रूप शक्ति पथ से मानसरोवर तक जाने के लिए बनाया गया है। इस परियोजना का काम मई 2022 में शुरू हुआ था और अब ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। ब्रिज 200 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है और जिसमें मध्य में 19 मीटर चौड़ी जगह रखी गई है। हालांकि इसे नवंबर 2023 तक तैयार किया जाना था, लेकिन इसमें 1.5 साल की देरी हुई है। अब ये ब्रिज जो है वो श्रद्धालुओं के शक्ति पथ से सीधे महाकाल मंदिर तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही श्रद्धालु इस ब्रिज से लाइट एंड साउंड शो का भी आनंद ले सकेंगे। स्मार्ट सिटी के CEO संदीप शिवा ने बताया कि ये ब्रिज अब पूरी तरह से तैयार है और 15 फरवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव इसका लोकार्पण करेंगे, जो एक यादगार समारोह में होगा। मैं यहाँ उज्जैन महाकाल की नगरी उज्जैन में इस ब्रिज का काम कर रहा हूँ। इस पर पत्थर का काम मैंने किया है। इसके अंदर अपन ने सैंडस्टोन लगाया बंशी पहाड़पुर, उसकी कार्विंग करी है 1.5 इंची 1 इंची 1.25 इंच के आसपास की, और उसका सारा काम अपन ने किया है। क्या कौन से पत्थर लगाए हैं इसमें और किस तरह की नक्काशी की गई है? ये भरतपुर के पास में है, बंशी पहाड़पुर जगह है जहाँ पे राम मंदिर का भी पत्थर जहाँ से जा रहा है ना, ये पूरा का पूरा वहाँ का पत्थर है। और इसको वहीं से लेके आए, वहीं पे CNC वाली मशीन पे कढ़ाई और जो कुछ काम है हाथ वाली कढ़ाई वाले बंदों से भी करवाया है और सारा काम अपन ने उसके हिसाब से करवाया है। किस प्रकार की विशेषता है इस पत्थर की? ये पत्थर सैंडस्टोन वाला पत्थर होता है, ये सॉफ्ट पत्थर होता है, मगर इसकी स्ट्रेंथ होती है, कलर इसका ऐसा ही रहता है। इसका कलर पिंक कलर है जो बिल्कुल अपने आप में एक यूनिक कलर होता है। मियाद कितनी रहती है इसकी? सर पत्थर की मियाद तो हज़ारों साल की होती है। पत्थर एक ऐसी चीज़ है, सीमेंट और सरिया की जैसे नहीं होता कि 100 साल की मियाद हो, पत्थर की मियाद हमेशा हज़ारों साल की रहती है। जैसा कि आप सभी को पता है, महाकाल लोक बनने के बाद से जो दर्शनार्थियों का फुटफॉल महाकाल मंदिर में बहुत ज़्यादा बढ़ा है और हम सभी जानते हैं सबसे पावरफुल ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा महाकाल यहाँ विराजित है। तो दर्शनार्थियों की संख्या लगातार इसमें बढ़ती जा रही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना भी था और ये उनके निर्देश भी थे कि इस प्रकार का ब्रिज हम रुद्र सागर में बनाएं जिससे हम शक्ति पथ को और महाकाल लोक को कनेक्ट कर सके। तो स्मार्ट सिटी द्वारा इस ब्रिज का निर्माण किया गया और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 15 फरवरी को इसका लोकार्पण किया जाएगा। क्या लागत है, क्या चौड़ाई कितने समय पूरा हुआ? ये ब्रिज की पूरी चौड़ाई जो है वो 200 मीटर है और जो आप दोनों तरफ इसके ढलान देख रहे हैं लगभग 20 से 30 फीट के हैं और जहाँ अभी हम खड़े हैं यहाँ लगभग 500 लोग एक साथ खड़े होकर सामने लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे और इसकी लगभग चौड़ाई 60 से 70 फीट के आसपास है और इसमें कुल लागत जो है हमारी वो 22 करोड़ रुपये के आसपास। इसका ओपनिंग इसकी ओपनिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 15 फरवरी को कराई गई और ये पूरा कार्य जो है लगातार आप देख ही रहे, फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। आदरणीय कलेक्टर साहब द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी और उनका उद्देश्य था कि इसको शिवरात्रि के पहले समाप्त करना और ये उन्हीं के कुशल मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि हम इसे समय सीमा पूरा कर पाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।